संजय जी, जिस तरह से हम कांग्रेस का भी जिक्र यहां पर कर रहे हैं, कर्नाटक की जीत, उसका पड़ोसी राज्य अब यहां पर तेलंगाना में चुनाव, केवल उत्तर भारत में अपना वर्चस्व साबित करके एक पार्टी क्या तीसरी बार अपनी सरकार यहां पर बना सकती है देश में, उसका एक बहुत बड़ा संकेत वाकई तेलंगाना के नतीजों से मिल सकता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा समूचे देश में की, लेकिन ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां से शायद कांग्रेस को वो कुंजी मिल सकती है। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र हम अभी कर रहे हैं, तेलंगाना की को अगर देखें, अगर तेलंगाना में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता है, और प्रदर्शन अच्छा का मतलब सीधा उन्हें सरकार बनाने की स्थिति में आनी पड़ेगी, उनको सरकार बनाना होगा। और अगर तेलंगाना की में कांग्रेस की जीत होती है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। उत्तर भारत के जो 3 राज्य हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पर तो अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस कहीं जीत सकती है, छत्तीसगढ़ में जीत सकती है, मध्य प्रदेश में जीतने की संभावना है, हो सकता है कि राजस्थान में भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर तेलंगाना में जीत होती है तो उससे जो दक्षिण का रास्ता है, कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी कर्नाटक में है, तेलंगाना में भी अगर सरकार बन जाती है तो दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को पैर पसारने में ज़्यादा सुविधा होगी, सहूलियत होगी। दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस का कुछ न कुछ जनाधार है, भले ही उनकी सरकार ना हो, आंध्रा में बिल्कुल एक तरह से सफाया है, लेकिन तमिलनाडु की बात करें, डीएमके के साथ मिलके सक्सेसफुल रही है कांग्रेस, तो इन राज्यों में उन्हें पैर पसारने में सुविधा होगी। तो 2024 के चुनाव में मुझे लगता है कि उसकी एक अहम भूमिका होने वाली है। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर इस समय मौजूद हैं। ऋत्विक, कांग्रेस जिस तरीके से इन चुनावों को लड़ रही है और जिस तरीके से इन चुनावों का नतीजा उनके लिए अहम हो सकता है, मुमकिन है कि बाकी राज्यों के नतीजे से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नेता जो हों वो इस समय ये देख रहे हों कि तेलंगाना में हम क्या करते हैं। तो हमें बताइए कि रेवंत रेड्डी जो है वो क्या अपना वोट डाल चुके हैं? क्या आज समूचे क्षेत्र में उनका क्या क्या कार्यक्रम है कि हर जगह जाकर देखना चाहते हैं कि भाई क्या उत्साह है, उनके कार्यकर्ता कितने इस समय जोश में दिख रहे हैं, और कांग्रेस का जो मुस्तकबिल है यहां पर, उसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब रेवंत रेड्डी जो है वो कोरंगल के अपने घर से निकल चुके हैं अपने परिवार के साथ। कुछ ही समय में वो अपना वोट भी डालेंगे। फिलहाल वो पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रहे हैं और उनके सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की गाड़ियां भी उनके साथ एक बड़ा काफिला जो है देखा जा रहा है यहाँ पर चल रहा है। कोरंगल जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक छोटा सा दौरा कर वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उल्लंघन ना हो जाए, इसकी भी कहीं ना कहीं जो है चीज ध्यान में रखी जानी चाहिए। अब यहाँ पर गाड़ियां रोक दी गई है और आपको बता दूं कि यहाँ से वोट डालकर वो रामा रेड्डी के लिए निकलने वाले हैं, जहां से वो फिर एक बार दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात आपको बता दूं कि यहाँ वोट डालने से पहले उन्होंने घर के बाहर ही गौ पूजा जो है वो परफॉर्म की है और गौ पूजा के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति हो या हिंदू मान्यता हो, उन पर भी काफी विश्वास रखते हैं रेवंत रेड्डी। हमने साफ तौर पर उनको पूछा भी कि ये उनकी पर्सनल बिलीफ है, पर्सनल सेंटिमेंट है, या फिर कांग्रेस अब हिंदू वोटों को भी कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश कर रही है इस तरह की पूजा कर। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ऑस्पिशियस होता है हमारी मान्यताओं में और इसलिए वोट डालने से पहले जो है गौ पूजा इस तरह से हम करते आ रहे हैं। हालांकि ये हमारी पर्सनल बिलीफ है, इसमें राजनीति बिल्कुल ना लाई जाए। हम देख रहे हैं कि अब रेवंत रेड्डी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ के पास और कुछ ही समय में अपने परिवार के साथ जो है वो यहाँ पर वोट डालेंगे। उन्होंने बयान भी दिया है कि 2/3 मेजॉरिटी से यहाँ पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी, क्योंकि केसीआर की पार्टी बीआरएस जो है और सभी उनके विधायक जो है जो बहुमत में है, सत्ता में है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इनकम्बेंसी जो है वो यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रही है। लोग जो है
इस बार उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले ऐसा दावा रेवंत रेड्डी यहां पर कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से राजस्थान सवाई माधोपुर टोंक और अब विधानसभा के चुनाव मोहम्मद अजहरुद्दीन, लेकिन तमाम सितारों के बीच सवाल प्रदेश की राजनीति को लेकर वही हो जाता है जो तेलंगाना में चल रहा है। हर पार्टी दूसरी पार्टी के लिए यही कह रही है कि तुम तो फलां पार्टी की बी टीम हो। साठगांठ का आरोप हर एक पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है विनोद जी, और इसमें यह समझ भी आता है कि बीआरएस के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है कि अगर यहां पर छूटा राज तो उसके बाद अस्तित्व पर सवाल उठ जाता है। देखिए श्वेता, टीआरएस से जब बीआरएस बना, क्यों बना? चंद्रशेखर राव की महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय हो गई थी, उन्होंने बीआरएस बनाया और आप देखिए उन्होंने बड़े चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे बिहार, महाराष्ट्र, सब जगह। फिर अचानक उनको लगा कि पहले अपनी जमीन संभालो और वो फिर वापस बीआरएस नाम रहा, लेकिन तेलंगाना की लौट गए। दरअसल तेलंगाना का जो अभी शेखर जी कह रहे थे, सही कह रहे थे, तेलंगाना की राजनीति का बड़ा दूरगामी असर पड़ेगा। कांग्रेस का उड़ीसा बगल में है, कर्नाटक में वो जीत चुकी है, उड़ीसा बिल्कुल बगल में है और 22-24% वोट आज भी है। वहां नेतृत्व भले ना हो, लेकिन इतना वोट अभी कांग्रेस का है। अगर तेलंगाना कांग्रेस, मान लीजिए अगर लगा, मैं भी बात कर रहा हूं, हम सब लोग अगर लगा के ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई संकेत भी नहीं आया किसी तरह का, शाम को जरूर एग्जिट पोल से कुछ इशारा मिलेगा, जीतती है तो उसका सीधा असर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर पड़ेगा और वो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा दक्षिण भारत में एक बड़ी ताकत बन सकती है अगर ऐसा हुआ। एक तो ये है, चंद्रशेखर राव के लिए समस्या ये हो जाएगी कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर है। विपक्ष की राजनीति में उनकी स्थिति क्या होगी? क्या वो एनडीए के साथ कोई गठबंधन करेंगे लोकसभा में या अकेले लड़ेंगे? उनको अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वो जो है मान लीजिए लूज करते हैं, तो अगर जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर भी दक्षिण में एक बड़े प्लेयर के रूप में रहेंगे, फिर चॉइस उनकी होगी। लेकिन हार जाने पर उनके सामने विकल्प बहुत सीमित रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई वो तो मुझसे आकर मिलना चाहते थे, कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते थे। ये बड़ी विकट परिस्थिति हो सकती है। मंच से इस तरह की बात कही गई है। श्वेता, मुझे इनके बारे में 2-3 बातें कहनी है। इन्होंने भी वही गलती की जो एनटी रामाराव ने की थी। एनटी रामाराव ने जब तेलुगु देशम से आगे जाके भारत देशम बनाई तो राष्ट्रीय नेता वो बन नहीं सके और प्रदेश में उनकी जड़ें कमजोर होने लगी। सेम इन्होंने भी जब भारत के स्तर पे बात करनी शुरू की तो तेलंगाना के ये आज भी सबसे बड़े सियासी हीरो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग ये मानते हैं कि तेलंगाना के निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने उसके लिए उस समय अपने जो उस समय के स्वार्थ थे उनका परित्याग किया था, दूरगामी इनकी सोच थी। आज भी इनके ऊपर निजी आरोप वहां के लोग नहीं लगाते, इनके एमएलएस के प्रति ज्यादा नाराजगी है, लेकिन इनके प्रति कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन्होंने अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर इधर उधर मुंह मारना शुरू किया। तीसरी बात, जब राज्यसभा या लोकसभा में मौका आता था तो ऐसा लगता था जैसे ये एनडीए को अप्रत्यक्ष तौर पर सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप सारी नावों में एक साथ पैर रखेंगे तो कुछ न कुछ आपसे लूज होगा। अगर आज हम कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये बात कर रहे हैं, आप यह कल्पना करें 4 महीने पहले क्या हम ये बात कर सकते थे? आपको याद होगा जयराम रमेश ने, जब राहुल ने तेलंगाना के एक छोटे हिस्से से पदयात्रा अपनी जो उनका रूट था उसको क्रॉस किया था, तो उन्होंने कहा था तेलंगाना अभी बहुत दूर की कौड़ी है हमारे लिए। ये जयराम रमेश ने कहा था, ये हमें काम करना पड़ेगा। पर जनता है और जनता किसको कब किस तरीके से ले ले ये अलग बात है। अगर ये चुनाव टीआरएस लूज करते हैं तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये होगा कि उन्होंने अपने बगल में जो बीजू जनता दल के सुप्रीमो हैं उनसे कुछ सीखा ही नहीं। 10 साल में फटीग फैक्टर के शिकार हो गए। तो आज टीआरएस से कहीं ज्यादा मुझे तेलंगाना जो राष्ट्रीय संकेत देगी वो राष्ट्रीय संकेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम या छत्तीसगढ़ से नहीं जा रहे हैं, तेलंगाना से जा रहे हैं। और इसीलिए मुझे मैं दूसरी बात कह रहा हूं, एग्जिट पोल का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। श्वेता, संजय जी, इंदिराम्मा राज्यम ये कांग्रेस वहां पर कह रही है, उस सोनिया अम्मा लोग वहां पर कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ रही है। क्या केसीआर इस चीज को समझ पाए होंगे? जो चिंता उनकी अब शायद वही जो हम टीआरएस से बीआरएस और अब फिर उनको लग रहा है कि अब बीआरएस में लोग तेलंगाना देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, या केवल एक राष्ट्रीय समिति ही उन्हें देख रहे हैं।
मतलब ये बड़ा मुश्किल डिलेमा उनके लिए हो गया है। श्वेता जी, मुझे लगता है कि चाहे आप राजनीतिक पार्टी चला रहे हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, किसी भी चीज में जब आप एक्सपेंशन की कोशिश करते हैं तो आपको दूसरे समुदाय के वोटरों को, मैं बीआरएस के संदर्भ में कह रहा हूं, आपको दूसरे समुदाय के वोटरों को खींचना होता है। जब इनकी अब उम्मीदें ये हुई कि अब हम राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने की कोशिश करें, तो उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाना शुरू किया और टीआरएस का नाम बदल के बीआरएस किया। लेकिन इसमें हमेशा इस बात का डर रहता है कि आप क्या अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। मुझे लगता है कि इस बात का खतरा पहले से था, और अगर बीआरएस अच्छा नहीं कर, प्रदर्शन बीआरएस का नहीं होता है इन विधानसभा चुनाव में, तो मुझे लगता है कि साफ साफ संकेत हैं कि आप एक्सपेंशन के दौर में, एक्सपेंशन की लालच में अपने जो कोर वोट्स है, कोर सपोर्टर, तेलंगाना में जो आपका जनाधार था, वो कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। शायद नाम का भी कुछ कंफ्यूजन रहा हो मतदाताओं के मन में। हालांकि नाम को देख के तो मतदाता वोट देता नहीं, वोट तो चुनाव चिन्ह को देख के देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोर सपोर्ट के खिसकने की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है।